देखिए, इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट साइन के बारे में बात करेंगे। गणित के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिनका उपयोग आगे के लेक्चर में होगा। तो उनमें से एक साइन है हमारे पास कोलन। खासतौर से कोलन का उपयोग आपने इंग्लिश में भी देखा होगा, पंचुकेशन ग्रामर के चैप्टर में इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर हम गणित में प्रयोग देखेंगे और ख़ास तौर से समुच्चय के लिए इसका प्रयोग देखेंगे। और भी चीज़ों में इसका गणित में प्रयोग होता है, जैसे रेशियो में भी इसका प्रयोग होता है। तो रेशियो में वो अलग बात है, हम इसको केवल समुच्चय में इसका क्या प्रयोग है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोलन को ऐसे डिनोट करते हैं। इसका ये इस तरह से इसका चिन्ह है और इसका अर्थ होता है, जो कोलन है उसका समुच्चय चैप्टर में मैथ में इसका अर्थ क्या है, इस प्रकार। क्या इसका अर्थ है? इस प्रकार। इसके बारे में और हम डिटेल समझेंगे जब इसका उपयोग करेंगे। खासतौर से आप इस लेक्चर में जानिए कि ये होता क्या है, इसे क्या कहते हैं। इसका उपयोग हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और एक बात है कि कोलन चिन्ह के स्थान पर खड़ी लकीर, मतलब इसके ये जो चिन्ह है कोलन का, इसके स्थान पर हम ये खड़ी लकीर का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारी किताबों में कोलन का प्रयोग करता है और बहुत सारी किताबों में खड़ी लकीर का प्रयोग करता है, समूचे चैप्टर में अलग अलग किताबों में। और इस बात को याद रखिएगा कि ये जो साइन है, ये कोलन का है और ये जो खड़ी लकीर का है, इसको समूचे चैप्टर में मैथ में इसे हम सच डेट के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? कोलन और खड़ी लकीर नहीं बोलेंगे, खड़ी लकीर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सच डेट। याद रखिएगा। तो इसका केवल यही 2-3 हेडिंग नोट करने वाला पॉइंट था कि इसको ऐसे नोट करते हैं। इसका अर्थ होता है इस प्रकार, इसको बोलते हैं सच डेट। और बहुत सारे और चिन्ह है, उसको अभी हम देखेंगे। लेकिन इसका उपयोग अभी हम समुच्चय के निरूपण गुण विधि में जब करेंगे तो इसका उपयोग होगा इस सच डेट का। ठीक है, तो अभी हम और सारे चिन्ह के बारे में देखते हैं। तो पहला चिन्ह था कोलन का क्या महत्व है। देखिए, हम दूसरे मैथमेटिकल साइन की तरफ जाने से पहले हम कोलन साइन, जो सच डेट का साइन है, उसके बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि द कोलन, इंग्लिश में लिख दिया हूँ कि द कोलन सिंबल इज यूज्ड इन मैथ टू डिनोट ए कंडीशन फॉर ए स्टेटमेंट। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो एक कोलन सिंबल का यूज गणित में किसी कथन के शर्त को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। मतलब कोई भी गणितीय कथन या कथन है तो उसका क्या शर्त है, उस चीज़ को बताने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए भी कोलन साइन का प्रयोग किया जाता है। कोलन को हम सच डेट बोलेंगे मैथ में, तो सच डेट का प्रयोग किया जाता है। कंडीशन, किसी भी कथन के कंडीशन, वो कथन मैथमेटिकल हो सकता है क्योंकि मैथ की बात कर रहे हैं, या नहीं भी हो सकता है, कोई भी कथन भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रयोग करते हैं। अब अगला हमारे पास चिन्ह है यूज ऑफ इम्प्लाइज। इस चिन्ह का खास तौर से समूचे चैप्टर में बहुत बड़ा योगदान है। यूज ऑफ इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज है। ठीक है, इम्प्लाइज का साइन है। और ये जो इफ़ और देन लिखा है, ये इसके बारे में भी हम समझेंगे कि क्यों लिखा गया है। तो हम समझते हैं कि इम्प्लाइज, ये इसका चिन्ह है। तो इम्प्लाइज का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो हम सबसे पहले बताएं आपको कि इम्प्लाइज का प्रयोग उन दो गणितीय कथनों या किसी कथन को के यहाँ होता है जहाँ पर जो पहला कथन हो, कोई भी कथन हो सकता है, जब पहला कथन किसी दूसरे कथन की ओर संकेत कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि यदि मान लो कोई एक कथन लिखा गया है तो उस कथन को देख करके हम कोई और दूसरा कथन निकाल सकते हैं, कह सकते हैं। केवल अगर वो कथन सत्य है तो उस कथन की सहायता से हम कोई दूसरा कथन कह सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी गणितीय कथन है तो उसकी सहायता से, यदि हम उसकी सहायता से या उसको पढ़ के या समझ करके हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि यह भी कथन हो सकता है, तो उन दो कथनों के बीच में हम इम्प्लाइज डेट का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझा रहा तो हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो P एक कथन है, वो क्या है, वो क्या कह रहा है कि एक संख्या, समझिएगा, एक संख्या है जो मल्टीपल ऑफ 9 है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक कोई संख्या है जो 9 का गुणज है।
मतलब उसमें 9 से पूरी भाग लग जा रही है, एक कथन ये कह रहा है। तो आप समझिए इस कथन की सहायता से इसको समझ करके क्या हम और कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं और कोई कथन कह सकते हैं? तो बहुत सारे कथन कह सकते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो इस कथन की सहायता से हम ये पढ़कर समझ के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्यों कथन क्या कि वही संख्या जो ये संख्या है कि ये कह रहा है कि एक संख्या मल्टीपल ऑफ 9 है, मतलब 9 से उसमें पूरी भाग लग जा रही है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो वह संख्या रही होगी, जो यहाँ पर संख्या है जिसमें 9 से भाग जा रही है, तो उसी संख्या में समझिएगा, उसी संख्या में 3 से भी भाग लग जाएगी, यही बोल सकते हैं। या इसको इस तरह से मल्टीपल बोल सकते हैं। अगर कोई, मेरे कहने का मतलब कि हमारे पास क्या दिया था कि कोई जो संख्या है वो 9 का मल्टीपल है, मतलब उसमें 9 से भाग लग जा रही है पूरी, तो हम इस कथन से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसी संख्या में 3 से भी भाग निश्चय पूर्वक ही लग जाएगी। हम ये केवल इस कथन की सहायता से हम ये बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि एक किसी भी गणितीय कथन की सहायता से हम कोई दूसरा कथन निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर इम्प्लाइज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस दोनों चीज़ों को हम इस तरह से मैथमेटिकल सिंबल में लिख सकते हैं, प्रतीक में, कि P इम्प्लाइज Q। इसका कहने का मतलब क्या है, बात को समझिएगा कि ये जो कथन है, मतलब इधर वाला जो P है, इसकी सहायता से ये चीज़ आया है, मतलब इसका ये निष्कर्ष है Q। तो जहाँ पर किसी कथन से हमें निष्कर्ष निकालना हो या उसकी सहायता से हम कोई कथन दूसरा लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हम इम्प्लाइज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल वही था कि अगर कोई संख्या 9 से उसमें पूरी भाग लग जा रही है, तो उस संख्या में 3 से भी पूरी भाग लग जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे इसका उल्टा सोचते होंगे कि अगर कोई संख्या ऐसी हो सकती है कि 3 से उसमें भाग चली जाए और उसी संख्या में 9 से भी भाग चली जाए, तो उल्टा यहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उल्टा नहीं हो सकता, वो कथन पर डिपेंड करता है। कथन पर, कथन क्या है उस बात पर निर्भर करता है कि इसका उल्टा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो, ये उसके कथन पर डिपेंड करता है। जैसे हम अभी एक एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर देखो हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लो यहाँ पर P कोई कथन है, वो कथन क्या है कि 2 लाइन क्या है, 2 रेखा है या लाइन है, वो क्या है, समांतर है। बात को समझना, समांतर है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम ये भी बोल सकते हैं क्यों, एक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों रेखा, यहाँ बोल दो या लाइन बोल सकते हैं कि दोनों लाइन, इंग्लिश में हो गया, दोनों रेखा या लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये बोल सकते हैं ना कि अगर 2 लाइन समांतर है तो उसका निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि 2 लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। याद रखिएगा, ये केवल 2D की बात कर रहे हैं, मतलब किसी प्लेन में, 3D में ऐसा संभव हो सकता है। 3D की बात नहीं कर, केवल 2D में बात कर रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे 3D तो सीखेंगे। 2D मतलब कि किसी प्लेन में ऐसा संभव है केवल कि यदि 2 लाइन समांतर है तो कन्फर्म है कि वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। मतलब P जो स्टेटमेंट है, इसका निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि P इम्प्लाइज डेट, इम्प्लाइज क्यों लिख सकते हैं। अब इसके हम रिवर्स की बात करते हैं, उल्टा की बात कर रहे थे इसी एग्जाम्पल। तो इस पर देखते हैं कि अगर किसी प्लेन में 2 लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि वह लाइन क्या होगी। ये बात सत्य है कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है, तो उसका उल्टा भी ये भी हो सकता है, कन्फर्म होगा कि 2 लाइन क्या होंगी, वो समांतर होंगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू इम्प्लाइज P। तो मैं आपको यही बता रहा था कि वो कथन पर डिपेंड करता है, वो मैथमेटिकल कंडीशन क्या या का क्या कथन है उस पर डिपेंड करता है कि कौन किसके इम्प्लाइज होगा, किसका कौन निष्कर्ष है। तो दोनों रिवर्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कथन क्या है। तो वहाँ पर अब समझिए कि मैथ में इम्प्लाइज का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर एक स्टेटमेंट, एक कथन से किसी दूसरे कथन को हम प्राप्त करते हैं, या उस कथन से हम उसका निष्कर्ष हम और इधर लिखना हो, तो वहाँ पर हम इम्प्लाइज का प्रयोग कर सकते हैं। तो और यहाँ पर हम आगे एक और साइन का, हाँ, अब हम प्रयोग करेंगे वहाँ साइन को देखेंगे, ठीक है। और बात आती है कि इसमें इफ़ और देन क्या है। तो इफ़ और देन कुछ नहीं है, मतलब कि इस बात को हम लिखना चाहूँ कि यहाँ पर एक संख्या 9 का गुणज है, मतलब 9 से भाग चली जा रही है,
और तो उसी संख्या में 3 से भाग चली जाएगी। तो मैं यह बोलूँ कि यदि कोई संख्या, देखो इसमें यदि लगा बोल, यदि कोई संख्या में 9 से भाग चली जा रही है तब उस संख्या में 3 से भाग चली जाएगी। मतलब इस पूरे स्टेटमेंट को, ये मतलब यदि और देन के स्टेटमेंट को हटाने के लिए हम इम्प्लाइज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया, इसका कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। आपको केवल समझना है कि इम्प्लाइज का प्रयोग कहाँ होता है। तो इम्प्लाइज का प्रयोग मैथ में वहीं पर होगा जहाँ पर एक कथन से दूसरे कथन का क्या निकालना हो, निष्कर्ष निकालना हो या निकलता हो, तो वहाँ पर इम्प्लाइज का प्रयोग कर सकते हैं। अभी आगे हम इसमें देखेंगे कि एक और साइन का प्रयोग देखेंगे। होता है वन हेडेड होता है, सिंगल हेडेड एरो होता है, यहाँ पर डबल हेडेड एरो है, ठीक है, मतलब दोनों तरफ हो जाता है। वही है इम्प्लाइज, मतलब जो हमने रिवर्स बताया ना वही चीज़ है यहाँ पर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई जो दो कथन है वो P इम्प्लाइज क्यों है, ठीक है, मतलब P का निष्कर्ष हमने क्यों निकाला। और हमने एग्जाम्पल देखा था ना पैरेलल वाला, तो उसमें रिवर्स भी होता था। तो मान लो कोई ऐसा वैसा ही एग्जाम्पल हो कि P इम्प्लाइज क्यों हो और क्यों इम्प्लाइज क्या हो, P हो, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं कि P डबल हेडेड एरो ऐसे इफ एंड इफ ओनली क्यों। मेरे कहने का मतलब क्या है कि P स्टेटमेंट कथन से हमने क्यू निष्कर्ष निकाला, और जो निष्कर्ष निकाला उसका इन्वर्स भी, मतलब उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करता है। जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था समांतर वाला, वैसा अगर ऐसा हो तो ऐसे ये जो प्रतीक, तो वहाँ पर हम इस इफ एंड इफ ओनली का प्रयोग करते हैं। हिंदी बोलते हैं यदि और केवल यदि चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर करते हैं, मतलब कि दोनों तरफ हो जाए, मतलब कि इससे ये निष्कर्ष हो और जो निष्कर्ष है उससे ये भी प्राप्त हो जाए, तो वहाँ पर हम इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कोई P, बार बार कथन P ही ले रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं, समझना है आपको। P मैं कथन ले रहा हूँ, मैं कहूँ कि वो कथन क्या है, एक संख्या है जो क्या है, परिमेय है। P क्या कथन है कि P एक संख्या है जो परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हो, कोई भी एक संख्या है जो परिमेय संख्या, छूट गया है तो समझ लेना, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष हम क्यों ये भी निकाल सकते हैं कि उसे, वो जो संख्या है उसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि P एक संख्या है जो परिमेय है, तो उसका निष्कर्ष हम यह भी बोल सकते हैं कि उसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझ ना, परिमेय तो बनते इसके रूप में लिख सकते हैं। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तो संख्या परिमेय संख्या होगी। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q भी लिख सकते हैं और Q इम्प्लाइज P भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चांस बन रहा है, तो इन दोनों के बदले हम यहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह लगा करके हम डायरेक्ट बोल देंगे P इफ एंड इफ ओनली Q। मतलब इन दोनों बातों के एक साथ कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये जितने 3-4 हमारे पास जो साइन थे उसको हमने बता दिया। अब आगे के जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कि गुण विधि द्वारा किसी समुच्चय को कैसे निरूपित करते थे। गुण विधि पढ़ाने से पहले हमें इसलिए इसको पढ़ा दिया क्योंकि ये जो चीज़ था ना कोलन, वो उसमें उपयोग होगा और ये साइन है ये भी उपयोग होगा, इसी कारण से हमने उस लेक्चर से पहले इसको पढ़ा दिया। और एक हमारे पास और चीज़ बता हुआ है बिलोंग्स टू, उसका हम उपयोग देखेंगे अभी, ठीक है।